हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉसेस लॉ के बारे में। समझेंगे गॉसेस लॉ को कि गॉसेस लॉ क्या होता है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में इसके एप्लीकेशन को हमें पढ़ना है कि गॉसेस लॉ की हेल्प से कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। So, as a simple application of the notion of the electric flux, let us consider the total flux through a surface of radius small r, which encloses a point charge q at its center। ठीक है, तो गॉसेस लॉ पे आएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, पहले ये देखते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि ये बोला एक स्पेयर है। ओके, एक स्पेयर है और उसके बीच स्पेयर के बीच में क्या एक पॉइंट चार्ज रखा है। ठीक है, तो बोला कि ये जो स्मॉल एरिया ले लेते हैं इस सरफेस में, इस स्पेयर में एक स्मॉल एरिया डी एस डेल्टा एस, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने देखा ही था फ्लक्स, हमने समझा था कि क्या होता है। इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द एरिया। ठीक है, एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है, वही तो फ्लक्स है। ठीक है, तो कितना फ्लक्स है, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज ई वेक्टर डेल्टा एस। ओके, इसमें डेल्टा एस क्या होगा, दिस इज द एरिया वेक्टर। हमने डेल्टा एस को एरिया वेक्टर माना है, और एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ओके, तो यही चीज़ लिखी है यहाँ, देखो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल्टा एस। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमें पता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, विद आर इज द डिस्टेंस, ये रेडियस है स्फीयर का। ओके, और आर कैप यूनिट वेक्टर है फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट। ओके, एंड डेल्टा एस इज द एरिया वेक्टर। नाउ where we have used Coulomb law for the electric field due to a single point charge, the unit vector r cap is the along the radius vector from the center to the area vector। ठीक है, तो मैंने अभी आपको यही बताया। Now since the normal to the sphere at every point is along the radius vector of that point, the area vector and delta s and r cap have same direction। ठीक है, तो देखो जो स्पेयर में जो रेडियस होता है, ओके, जो ये रेडियस वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर कैप, ये हर पॉइंट पे नॉर्मल होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पे नॉर्मल होगी। ठीक है, और एरिया वेक्टर भी हर पॉइंट पे ऑब्वियसली नॉर्मल होगा। मतलब आर कैप और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कहाँ है, हर पॉइंट पे 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल है। तो हमारा जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, स्मॉल फ्लक्स इस छोटे से एरिया से क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल एस कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 1 होता है। ओके, ठीक है, क्योंकि और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 है। ओके, नाउ इसके बाद द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्पेयर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप फ्लक्स थ्रू ऑल डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या करते हैं अब हम ये तो हमने एक स्मॉल एरिया के लिए निकाला। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा इस पूरे स्पेयर में से, जो इस पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स इस स्पेयर में इसके सर्फेस से पास हो रहा होगा। तो जितने भी ऐसे छोटे छोटे एरिया है, हमने पूरे स्पेयर को बहुत छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया, उनको एड अप कर लेंगे। ठीक है, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, वही किया हमने। देखो तो टोटल फ्लक्स क्या जाएगा, क्या कर देंगे हमने, इसको पूरा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फाई इज समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एस, सारे जो छोटे एरियाज हैं उनको हमने ऐड कर दिया। ओके, और हमें मिल जाएगा टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। नाउ सिंस ईच एरिया एलिमेंट ऑफ द स्पेयर इज एट द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज। अब क्या है, जो देखोगे आप ना, स्पेयर है तो हर एक जो एरिया एलिमेंट है वो सेम डिस्टेंस पे, तो आर कांस्टेंट है, आर बाहर आ जाएगा ना। ठीक है, जो ये आर देखो क्यू चार तो कांस्टेंट था, 4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, आर स्क्वायर कॉमन कांस्टेंट आ जाएगा, समेशन बस किसका हो जाएगा, डेल्टा एस का। और डेल्टा एस का समेशन पूरे एक स्पेयर के लिए क्या क्या हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, एस एरिया आ गया, मतलब इस पूरे सर्फ स्पेयर का एरिया, और स्पेयर का एरिया कितना होता है। ठीक है, तो डेल्टा एस किया तो डेल्टा एस का समेशन मतलब एस एरिया, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आर इज द रेडियस। ओके, सिंपल है यहाँ तक। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमारा जो फाई आ गया वो कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। फाई क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, गॉसेस लॉ। ये करने का मतलब देखो, आप गॉसेस लॉ को समझते हैं, क्लोज सरफेस है, गॉसेस लॉ बोलता है कि क्लोज सरफेस में से कितना चार्ज, कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा क्लोज सरफेस में से। ठीक है, क्लोज सरफेस जैसे स्पेयर ले लिया था हमने। ठीक है, कितना पास हो रहा होगा फ्लक्स, तो जितना चार्ज इनक्लोज है, क्यों अभी देखेंगे चार्ज इनक्लोज आएगा। ठीक है, कितना चार्ज इसमें इनक्लोज्ड है, इस स्पेयर में, इस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है,
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। ठीक है, हमने इसका प्रूफ भी देख लिया ये कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, ठीक है, एक स्पेयर के लिए देखा। ओके, तो हम देख सकते हैं इसको। ओके, नाउ इक्वेशन 1.30 इज अ सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ अ जनरल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉल्ड गॉसेस लॉ। और यही गॉसेस लॉ है। क्या है गॉसेस लॉ? फाई इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज होगा। ठीक है, अभी देखेंगे इसे। एप्सिलॉन नॉट मतलब चार्ज कितना इंक्लोज है उस सरफेस में से, क्लोज सरफेस में। नाउ we state Gauss law without proof, electric flux through a closed surface S is equal to Q upon epsilon naught, where Q is the charge enclosed by S। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको। Now the law implies that the total electric flux through a closed surface is zero if no charge enclosed by the surface. We can see that explicitly in the situation figure, simple situation of figure 1.26। कहने का मतलब अगर चार्ज क्या है, फ्लक्स कितना होगा अगर चार्ज ना हो तो, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो। जैसे कि इस सरफेस में कोई चार्ज है, सिलेंडर ले लिया मैंने। ठीक है, सिलेंडर में इसके अंदर कोई चार्ज है, आप बोलोगे नहीं है चार्ज कोई भी, तो चार्ज इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा होगा? आंसर है जीरो फ्लक्स इसमें से पास हो रहा होगा। ठीक है, और देखो हमने क्या किया है, इस सिलेंडर को हमने क्लोज सरफेस है जो, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो आप बोलोगे इसमें तो फ्लक्स आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इस एरिया से कुछ फ्लक्स लिंक होना चाहिए। देखेंगे कैसे जीरो फ्लक्स लिंक्ड होगा। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं। Here the electric field is uniform and we are considering a closed cylindrical surface with the axis parallel to the uniform electric field। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसका जो एक्सिस है सिलेंडर की वो पैरेलल है। जो एक्सिस है देखो सिलेंडर की पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, नाउ द टोटल फ्लक्स फाई थ्रू द सर्फेस इज फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। टोटल फ्लक्स क्या हुआ इस पूरे सिलेंडर में से? तो तीन सरफेस में डिवाइड करते हैं, एक कर्व एरिया ये वाला और एक ये 1 एक ये 2, दो सर्कल। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस में से? इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इससे कितना फ्लक्स, और इसमें से कितना फ्लक्स, तीनों में से। तो फाई 1 फाई 2 फाई 3। ठीक है, फाई 1 फाई 2 एंड फाई 3, तीनों का सम कर देंगे तीनों फ्लक्स का, तो हमें टोटल फ्लक्स निकल जाएगा कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस सरफेस में से। ठीक है, नाउ इसके बाद ओके where phi 1 and phi 2 represent flux through the surface 1 and 2 of circular cross section। ठीक है, वो सर्कल से दोनों। and phi 3 is the cross section through the curves surrounding a part of the closed surface। note the normal to the surface 3 at every point is perpendicular to E। ठीक है, अब देखो जो नॉर्मल है ना, ये फ्लक्स कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपसे पूछूँ 3 वाले का, जो कर्व वाले का जो को क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना एंगल बना 90 डिग्री। 90 डिग्री बना तो कितना फ्लक्स आएगा यहाँ से? अगर यहाँ से निकालता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में, सपोज ये एरिया मैं ले लेता हूँ, पूरे एरिया ले लेता हूँ, सपोज डी, स्मॉल एरिया भी कंसिडर कर सकते हैं। cos 90 आएगा, cos 90 आएगा तो जीरो फ्लक्स, मतलब इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे थर्ड वाले पार्ट से। लेकिन सेकंड और थर्ड तो 90 नहीं है, वहाँ 0 और 180 डिग्री एंगल है। ठीक है, फर्दर द आउटवर्ड फ्लक्स नॉर्मल टू 2 इज इन अलॉन्ग ई वाइल द आउटवर्ड नॉर्मल इज अपोजिट टू ई। ठीक है, तो देखो फाई 1 कितना आएगा, फाई 1 इसका एरिया वेक्टर का होगा ये। ओके, इसका एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कितना फ्लक्स आएगा? जो फ्लक्स आएगा वो फाई 1 कितना आएगा, ई डी ए, सपोज चलो पूरा एरिया ले लेते हैं, ई ए कॉस, है ना, कॉस 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया वेक्टर ले लेंगे हम। ठीक है, उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरे एरिया में, तो ये आ जाएगा। तो सिंपली ये रख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 कितना होता है -1, तो फाई 1 कितना आ गया, फाई 1 इज माइनस ई ए। फाई 2 कितना आ जाएगा, ई और ए सेम एंगल पे इसमें, तो इसमें आ जाएगा ई ए। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक में पॉजिटिव फ्लक्स सेम मैग्नीट्यूड का, इसमें नेगेटिव फ्लक्स सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो फाई 1 कितना है -ES1 और फाई 2 प्लस ES2। ठीक है, और S1 S2 इक्वल होगा। ठीक है, दोनों देखो सिलेंडर के सर्कल्स है। ठीक है, सर्कुलर एरिया है। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर में दोनों एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, S1 S2 के इक्वल है, यानी कि दोनों फ्लक्स इक्वल एंड ऑपोजिट है ना। तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स विल भी इक्वल एंड ऑपोजिट। देखो स्केलर तो है, ये तो स्केलर है ना, वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ -2 आया और ये +2 आया, तो टोटल फ्लक्स विल बी 0। तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है इस सिलेंडर से, क्लोज सरफेस से। ठीक है,
द टोटल फ्लक्स इज जीरो एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बाय गॉस लॉ। हमने गॉस लॉ से पहले ही बता दिया था, क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं है, भले उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया लेकिन उसमें चार्ज थोड़ी था, तो उसमें से फ्लक्स कितना आना था, जितना फ्लक्स उसमें से एक सरफेस में से जा रहा था दूसरा उस सरफेस में उतना ही था, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, उससे पास हो रहा था, जितना एंटर कर रहा था, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट कर रही थी, तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। और गॉसेस लॉ से भी है, क्योंकि इसमें चार्ज इंक्लोज नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा गॉसेस लॉ से हमने काम कितना सिंपल कर दिया, ठीक है। बस चार्ज देखो अंदर कितना है, अपन एप्सिलॉन नॉट कर दो, फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखो, द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस लॉ is that it is true in general and not only for simple cases we have considered above, ठीक है। तो अभी देखेंगे सारे केस के लिए, कैसा भी सरफेस हो उसमें सब में एप्लीकेबल है हमारी गॉसेस लॉ। ओके, नाउ लेट अस नोट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस लॉ। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं गॉसेस लॉ के रिगार्डिंग। गॉसेस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज, ठीक है। गॉसेस लॉ कैसी भी शेप ले लोगे आप, कैसी भी शेप ले लो, बस क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, कैसी भी शेप हो क्लोज होना चाहिए पूरा, ठीक है, तो वो ट्रू हो जाएगा उसके लिए। दूसरा पॉइंट, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉसेस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, द चार्जेस मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, ठीक है। और जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, हो सकता है एक से ज़्यादा चार्ज और डिस्क्रीट चार्ज एक से ज़्यादा हो, डिसकंटिन्यूस भी हो, लेकिन जो चार्जेस होने चाहिए सारे के सारे क्या होने चाहिए, इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो गॉसेस लॉ में किसकी बात करेंगे, जो चार्ज हम गॉसेस लॉ बनाएंगे ऐसे, अभी देखेंगे गॉसियन सरफेस बोलेंगे जिससे ना, गॉसियन सरफेस ऐसा कंसीडर करेंगे कि जो चार्जेस हम कंसीडर करना चाहते हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस सारी चीज़ आपको आगे समझ में आएगी। वो सारे चार्जेस क्या होने चाहिए, इस क्लोज सरफेस के इनसाइड होने चाहिए, क्लोज सरफेस के इनसाइड होने चाहिए। या फिर अगर हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं और जिस क्लोज सर्फेस की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, वो सब इसके इनसाइड ही कंसिडर करेंगे, इनसाइड वाले, इससे क्लोज सर्फेस के बाहर वाले चार्जेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही मतलब है इसका क्लोज सर्फेस। ओके, नाउ और कहीं भी लोकेट हो सकते हो चार्ज, इनसाइड कहीं भी हो लेकिन इनसाइड होने चाहिए। In the situation when the charge is so chosen that there are some charges inside and out, some outside, the electric field whose flux appear on the left side is due to the all charges both inside and outside, as the term q on the right side of Gauss's law however represent only the charge inside है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर क्या हमने ऐसी सरफेस चूज़ करी जिसमें कुछ चार्जेस इनसाइड है कुछ चार्जेस बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे, ठीक है, वो बस जो चार्ज उसके इनसाइड है, सरफेस के इनसाइड है, ठीक है, उसकी वजह से ही होगी। ओके ओके, इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट, द सर्फेस दैट वी चूज़ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सर्फेस, ठीक है। अभी हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे गॉसियन लॉ से, तो जो सरफेस चूज़ करेंगे क्लोज सरफेस वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। यू में चूज़ एनी गॉसियन सरफेस एंड अप्लाई गॉसेस लॉ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, कैसी भी गॉसियन सरफेस चूज़ कर सकते हैं और गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर टेक केयर नॉट टू लेट गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्जेस, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है, जो गॉसियन सरफेस है वो किससे नहीं पास होना चाहिए, डिस्क्रीट चार्ज से नहीं पास होना चाहिए। अब क्यों ऐसा है, तो देखो अगर जो सपोज हमारा गॉसियन सरफेस एक डिस्क्रीट चार्ज से पास हो रहा है, तो देखो डिस्क्रीट चार्ज क्या हो जाएगा, उस डिस्क्रीट चार्ज पे कोई भी चार्ज है ना, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट जहाँ पर वो चार्ज है। ओके, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। देखो कैसे, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस इज नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज, एज यू गो क्लोज टू द चार्ज द फील्ड ग्रोज विदाउट एनी बाउंड, ठीक है। अब जिस चार्ज पे चार्ज है ना, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, इस पॉइंट पे वेल डिफाइंड नहीं होगी। ओके, इससे थोड़ा दूर जाएंगे तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बस उसी पॉइंट पे निकालना एम्बिगुअस है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बोला है कि गॉसियन सरफेस कहाँ से नहीं पास होनी चाहिए, इस डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रीज़न ये है। लेकिन ये क्लोज सरफेस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पास हो जाएगा, ठीक, डिस्क्रीट चार्ज से नहीं पास होना चाहिए, बस ये बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। Gauss's law is often used towards a much easier calculation of the electrostatic field where the system has some symmetry, ठीक है। सरफेस तो कैसे भी चूज़ कर लोगे आप, ठीक है, कब अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम सिमेट्री को देखेंगे, ठीक है, सिस्टम की क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी गॉसियन सरफेस चूज़ करेंगे जिसमें क्या हो, जो सिमेट्री फॉलो करे, जो हमारे चार्ज जो भी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, उसके साथ सिमेट्री फॉलो करे। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की ईजी हो जाएगी, ठीक है। सिमेट्री से जो एंगल देखेंगे आप, हम वो
क्या निकलेंगे, उससे सिमेट्री फॉलो होने से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो अप्लाई तो कहीं भी कैसे भी सरफेस में हो सकती है, सिमेट्री से बस हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, तब ये फ़ायदा होगा गॉसेस लॉ अप्लाई करने का। ओके, और लास्ट पॉइंट देखते हैं। फाइनली गॉसेस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस obtained इन द गॉसेस लॉ। एनी वॉल्यूशन ऑफ गॉसेस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ। और गॉसेस लॉ किस पे बेस्ड है, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस पे। अभी हमने देखा जब यहाँ पर इस स्क्वायर के लिए कैलकुलेट किया था, अगर क्या हो जाए देखो यहाँ पर जैसे कि ये है ना, जब हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे थे गॉसेस, हमने गॉसेस लॉ निकालने के लिए हमने ये तो किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम लॉ लगाया, तो 1/r² इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। सपोज यहाँ पर क्या होता है, 1/r³ होता है, ये 1/r² लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो क्या यहाँ पर तो क्या आ जाता, देखो r² ऊपर r², यहाँ r³ नीचे, सपोज r² की जगह r³ होता तो r² से r, नीचे एक r भी आ जाता। तब वो क्या होता, उस केस में गॉसेस लॉ जो फ्लक्स है वो किस पर भी डिपेंड करता, नॉट ओनली ऑन क्लोज चार्ज चार्ज इन क्लोज बट ऑल्सो इन द डिस्टेंस, ठीक है। तब गॉसेस लॉ ट्रू होल्ड नहीं करता। ओके, तो गॉसेस लॉ तभी होल्ड करेगा, ठीक है, जब वॉल्यूशन कब होगा गॉसेस लॉ का, अगर वॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि हम इनवर्स स्क्वायर लॉ का से दूर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने गॉसेस लॉ आपको समझाया होगा। आप एग्जांपल देख सकते हो उसके, ठीक है, तो अब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फिर इसके बाद हम एप्लीकेशन पढ़ने हैं अब गॉसेस लॉ के, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।